Hello everyone, myself Jitendra Kumaut and welcome to our official YouTube channel टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आर्मी के जो पेपर्स हैं उनके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं और आज का जो सेशन है काफी धमाकेदार और काफी शानदार रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको ट्रिकी मेथड्स के द्वारा सारे के सारे क्वेश्चंस किस प्रकार से सॉल्व करते हैं विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है ना, उस प्रकार के कॉन्सेप्ट पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स जिनको रिकमेंडेशन है, जिनको जरूरत है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप सेंड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि वो भी स्टूडेंट्स है वो हमारे चैनल को देख सके और वैल्यूएबल जो क्वेश्चंस है उनका फीडबैक ले सके, ताकि एग्जाम में वो भी अपना जो डिजायर गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है ना दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम आज के सेशन को शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, नंबर फर्स्ट पे। पहला क्वेश्चन आपके पास में एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन का ट्रिक भी बताऊंगा और इस क्वेश्चन को बाय बेसिक से भी करने की हम कोशिश करेंगे। देखो, x प्लस एक बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ है, तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का मान चाहिए। अच्छा दोस्तों, किस प्रकार से हम कैलकुलेट करेंगे वो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, ध्यान दीजिए। यदि आपके पास x प्लस एक बटा एक्स बराबर 2 दिया हुआ है और हमें चाहिए दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या एक बटा एक्स। ठीक है ना, ये एक कॉन्सेप्ट होता है। तो x से x कटा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 2 घटा देंगे तो हमारे पास रिजल्ट कितना आया दोस्तों 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा 2। कब, जब आपके पास x प्लस एक बटा एक्स का मान कितना हुआ 2 हुआ। चलो अगले के ऊपर बात करते हैं, ये तो बात हो गई स्क्वायर की। अब हमें देखना है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का मान देखना है। तो कैसे निकालेंगे, वैल्यू यही दी जाए तो आपको क्या करना है, 2 का क्यूब करना है माइनस 3 इंटू बी, बी का मान कितना है 2 इंटू पहली संख्या x गुणा दूसरी संख्या एक बटा एक्स। ध्यान दीजिए, x से x कटा, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 2 की पावर 3 मतलब 8 और 3 दूनी 6, 8 में से 6 घटाएंगे 2, यानी कि एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का भी मान कितना आया अपने पास निकल करके 2 निकल करके आया। तो ध्यान दीजिए, अब जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, अब जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो सिर्फ इतना पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में दिया हुआ है आपको एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का मान बताइए। तो दोस्तों जो हमने वैल्यू निकाली है बस उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर का मान कितना निकाला हमने 2, इस 2 को आप यहाँ पे रख दीजिए, इनटू एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब का मान कितना निकाला हमने 2, इस 2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो आपका फाइनल आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा दोस्तों 4 बनेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट निकल के आया है वो कितना निकल के आया है 4 निकल के आया है। ठीक है ना, अब दोस्तों इसके शॉर्टकट पे जाइएगा आप। शॉर्टकट पे आपको करना क्या है, शॉर्टकट में सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि आपको ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है, ऐसी वैल्यू आपको देखनी है कि जिन दो को जोड़ने पर 2 आ जाए। ठीक है ना, x का मान मैं ऐसा क्या रखूं, तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर दोस्तों x प्लस एक बटा एक्स का मान कितना आएगा अपने पास 2 आएगा। तो x की वैल्यू हमने 1 रखी तब हमारे पास 2 आ रहा है, तो x की पावर चाहे मैं कितनी भी करूं तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा एक्स स्क्वायर, और अगर मैं बात करता हूं एक्स क्यूब प्लस एक बटा एक्स क्यूब, तो इनका मान कितना हो जाएगा। अच्छा, x का मान 1 यहाँ पे रखते हैं तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 यहाँ पे हो जाएगा। 1 का मान यहाँ पे रखते हैं तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2 इसका हो जाएगा, तो 2 दूनी 4। यानी कि आपको क्या करना है, वैसी वैल्यू देखनी है जो इसको सेटिस्फाइड कर दे, बस वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसी वैल्यू समझ में नहीं आए तो आपके पास ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन को थोड़ा इजी और थोड़ा फास्ट तरीके से कर सके। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 66 से 2/3% खर्च कर देता है।
यदि वह प्रति मास 1200 रुपए की बचत करता है तो उसका व्यय कितना होगा, ठीक है ना, उसने खर्चा कितना किया होगा दोस्तों, ये आपको बताना है। अब चीज पे गौर कीजिएगा, हमारे पास रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना है, 66 से ही 2/3%। अच्छा, इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/3 लिख सकता हूं। अगर दोस्तों हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति की जो आय है, यानी कि व्यक्ति 3 रुपए कमाता है, 3 रुपए में से 2 रुपए क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है। भाई 3 में से 2 खर्च कर देगा तो उस व्यक्ति ने बचाए कितने भाई, 1 रुपए बचाया होगा, यानी कि बचत व्यक्ति की कितनी है, 1 रुपए। लेकिन एक्चुअल जो बचत है, वास्तव में जो बचत है वो कितने रुपए की है, 1200 की। मतलब कितना गुना है दोस्तों, 1200 गुना है। अब इसने पूछा है कि व्यक्ति का व्यय कितना होगा, तो व्यय यहाँ पे कितना है, 2। तो इस 2 को भी हम क्या कर देंगे, 1200 से गुना कर देंगे, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 1200 को 2 से गुना करेंगे तो 2400 रुपए। यानी कि व्यक्ति का जो खर्चा है दोस्तों वो कितने रुपए हो जाएगा, 2400 रुपए हो जाएगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, राइट आंसर बनेगा। आई होप दैट इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे दोस्तों। यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार का एक्स वाई कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, आप बाई फ्रैक्शन कीजिए, क्वेश्चन इजी वे के अंदर आपका सॉल्व हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60%। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहता जा रहा है ना, बस वैसे वैसे आपको करता जाना है। क्रय मूल्य का 60%, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस का 60%, 60% को मैं लिख सकता हूं 60% बराबर किसके है दोस्तों, ये विक्रय मूल्य के 50% का। विक्रय मूल्य को लिखते हैं हम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का 50%, ये लो हमने लिख दिया 50%। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे थोड़ा सॉल्व करता हूं रेशियो निकालने के लिए, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया, हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस निकल के आया वो कितना है, 5 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना रुपए है, 6 रुपए। यानी कि मैं कह सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आया वो कितना निकल के आया दोस्तों, 5:6। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है 5 रुपए में खरीदा जाए, 6 रुपए में बेचा जाए, तो मुझे बताओ कितने रुपए का लाभ होगा, तो 1 रुपए का आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें बात करना है प्रॉफिट परसेंटेज पे, हमें बात करना है प्रॉफिट परसेंटेज पे। तो आप सभी जानते हो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, जो भी लाभ होता है वो इंटू 100, और उसके बाद में हम डिवाइड कर देंगे दोस्तों किससे, जो भी हमारा कॉस्ट प्राइस होगा 5 से। तो 5 से इसको काटेंगे, ये जाएगा 20 टाइम, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज आया वो कितना निकल के आया, 20% प्रॉफिट आ गया। 20% क्या आ गया दोस्तों, प्रॉफिट आ गया, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको सीधा सीधा दिया गया है। ठीक है ना दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। रेशियो में वैल्यूज क्या होती है, उल्टी होती है दोस्तों। लगातार इस पैटर्न के क्वेश्चन हम सॉल्व करते आ रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जाएगा। इस प्रकार से आप ध्यान रखिए और आप इन क्वेश्चनों को बार बार निकालिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बहुत हद तक थोड़े मास्टरी कर लो इस पे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, एक बक्से में 180 रुपए के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के रखे गए हैं, ठीक है ना। आपको इनका अनुपात कितना दिया हुआ है, 2 3 4 का दिया हुआ है। आपको बताना है 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन करेंगे, तो देखो 1 रुपए कितना है, 1 रुपए। 1 रुपए को मैं क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 100 पैसे भी मैं लिख सकता हूं। बात समझ में आ गई, 1 रुपए को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 पैसे लिख सकता हूं। अच्छा, उसके बाद में है 50 पैसे, यानी कि 100 पैसे, 50 पैसे और कितने रुपए हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई। इसको कहते हैं हम फेस वैल्यू। क्या कहते हैं इसको हम, फेस वैल्यू। जो हमें दिख रही है वो वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू दिखती है। यानी कि सिक्के के ऊपर लिखा हुआ है 100 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा, तो ये क्या होती है, फेस वैल्यू कहलाती है। अच्छा, उसके बाद में इनका रेशो कितना है, 2 3 4 का रेशो है, 2:3:4 के अनुपात में है। इसको कहते हैं दोस्तों नंबर ऑफ कॉइन्स। क्या कहते हैं, नंबर ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों की संख्या। क्या कहते हैं, सिक्कों की संख्या। और फेस वैल्यू को जब हम नंबर ऑफ कॉइन्स से गुणा कर देते हैं तो हमारे पास आता है सिक्कों का मूल्य। क्या आता है, सिक्कों का मूल्य, यानी कि वैल्यू ऑफ कॉइन्स। 100 को 2 से गुणा करेंगे 200 पैसे, 50 को 3 से गुणा करेंगे 150 पैसे, 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 पैसे। यानी कि कुल मिला के हमारे पास कितने पैसे हुए दोस्तों, तो 200 और एक 300 और एक 150 कितने हो गए, 450 पैसे हो गए। कितने हो गए, 450 पैसे हो गए। ये होता है वैल्यू ऑफ कॉइन्स। क्या होता है,
वैल्यू ऑफ कॉइन्स यानी कि सिक्कों का मूल्य होता है। अब क्या करना है दोस्तों, हमारे पास टोटल कितने पैसे आए हैं 450 पैसे उस बैग के अंदर, लेकिन एक्चुअल में कहा क्या गया है 450 पैसे नहीं है, उसके पास कितने रुपए हैं 180 रुपए हैं। अच्छा 180 को यदि मुझे पैसे में लिखना हो तो मैं क्या लिख सकता हूँ 180 इंटू 100 यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 180 रुपए में कितने पैसे होंगे 180 इंटू 100 पैसे होंगे। बात समझ में आ गई। तो हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि जो 450 है 450 पैसे हैं ये किसके बराबर है 180 गुणा 100 पैसों के बराबर है। बात समझ में आ गई। चूंकि 450 किसके बराबर है 100 इंटू 100 के बराबर है, इसलिए इसने पूछा है 50 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना है 3 है। तो मुझे बताओ यहाँ पे एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 180 गुणा 100 बटे किसके हो जाएगा 45 के। अच्छा इसको काटिए 450 के, तो 1 0 से 1 0 कट गया, 9 पंजे 45 और ये कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40, यानी कि एक की वैल्यू 40 के बराबर है। तो मुझे बताओ पूरे 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो 40 को 3 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। मतलब उस थैले के अंदर 150 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं दोस्तों 120 सिक्के हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा होता 50 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के कितने होते तो हम क्या कर देते इसको 40 गुना कर देते, 160 सिक्के किसके होते 25 पैसे के होते। 1 रुपए के कितने सिक्के होते तो हम क्या कर देते 40 दूना 80, 80 सिक्के कितने रुपए के होते 1 रुपए के होते। तो इस प्रकार से हम इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे दोस्तों सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यानी कि 90% जो कैलकुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी है दोस्तों दिमाग की है, माइंड के अंदर कैलकुलेशन चलनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। 10 दिन के बाद में 200 व्यक्ति और आ जाने से यह भोजन 24 दिन में समाप्त हो जाता है। तो आपको बताना है कि आरंभ में उस किले में टोटल कितने नंबर पर्सन थे, ठीक है ना। तो गौर कीजिए दोस्तों, स्टार्टिंग की बात कर रहा है, एक किले में कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिन का भोजन था। मान लेते हैं कि प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या मान लेते हैं x थी। व्यक्तियों की संख्या कितनी थी दोस्तों x थी, ऐसा हम मान लेते हैं। x व्यक्ति 42 दिन तक खाएंगे तो टोटल कितना खा लेंगे x इंटू 42। अब क्या कह रहा है 10 दिन बाद, भाई 10 दिन बाद में और व्यक्ति आते हैं 200 व्यक्ति, तो 10 दिन तक तो वो x व्यक्ति ही खाएंगे, तो x व्यक्तियों द्वारा 10 दिन में कितना खाया जाएगा 10 इंटू एक्स। अब क्या करते हैं 200 व्यक्ति और आ जाते हैं, भाई पहले व्यक्ति कितने माने थे अपन ने x, अब 200 और आ गए तो कितने हो गए x प्लस 200 व्यक्ति हो गए, और ये कितने दिन तक खाएंगे भाई 24 दिन तक खाएंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो बस अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे वो चीज देखिए, 42 इंटू एक्स यानी कि 42x बराबर 10 इंटू एक्स यानी कि 10x प्लस, देखो 24 को x से गुणा करेंगे 24x प्लस 24 को अपन 200 से गुणा करेंगे तो 24 दूना 4800 आ गया। अब ध्यान दीजिए इनका टोटल कितना हो रहा है आपके पास 34x बराबर इधर कितना है 42x, ये किसके बराबर होगा प्लस कितना है 4800। अच्छा इसको इधर ला करके घटा दीजिए, तो 42 में से 34 घटाएंगे, 42x में से 34x घटा देंगे दोस्तों तो अपने पास कितना आएगा 8x। 8x किसके बराबर होगा 4800 के, 8x किसके बराबर होगा 4800 के, तो हमें तो खाली x का मान निकालना है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4800 बटे 8 यानी कि कितना आ जाएगा दोस्तों 600। तो मुझे बताओ प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे 600 व्यक्ति थे उस किलो के अंदर, ठीक है ना। यानी कि जो भी किला था उसके अंदर स्टार्टिंग में नंबर ऑफ पर्सन कितने रहे होंगे दोस्तों 600 व्यक्ति रहे होंगे। ये 600 व्यक्ति 42 दिन का भोजन खाते हैं, 10 दिन के बाद में 200 व्यक्ति और आ जाने पर यह भोजन 24 दिन के अंदर क्या हो जाता है समाप्त हो जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो। देखना बाई ऑप्शन भी आप क्वेश्चन को किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी भारी बात नहीं है, बाई ऑप्शन भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हैं, वे एक दूसरे की ओर चलना शुरुआत करते हैं। पहले व्यक्ति की चाल 5 मीटर प्रति मिनट है और दूसरे की चाल 10 मीटर प्रति मिनट है। आपसे पूछा गया है कि कितने समय बाद वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे से मिल पाएंगे। दोस्तों बहुत ही शानदार और बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए 1200 मीटर लंबा एक पुल है, मैं मान लेता हूं कि ये एक पुल है, इस पुल की टोटल लेंथ कितनी है 1200 मीटर की है। बात समझ में आ गई, पुल की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है 1200 मीटर की है। दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति यहां पे खड़ा है।
दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं, यह व्यक्ति इधर से इधर चलता है, इसकी स्पीड कितनी है 5 मीटर प्रति मिनट, और इसकी स्पीड इधर से इधर चल रहा है, इसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर प्रति मिनट है। अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, जब दो व्यक्ति अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं, उस कंडीशन में इन दो व्यक्तियों की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो हम दोनों स्पीड को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, यानी कि 5 + 10 बराबर कितना हुआ दोस्तों 15 मीटर प्रति मिनट। कितना हुआ 15 मीटर प्रति मिनट हो गया। अब ध्यान दीजिए, दूरी अपने को कितनी दी गई है, दूरी दी गई है 1200 मीटर, और अपने को स्पीड दी गई है कितनी दोस्तों, स्पीड अपने निकाली 15 मीटर प्रति मिनट। बात समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है दोस्तों, निकालना हमें टाइम है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस कितनी है 1200 की, और अपने स्पीड कितनी निकाली 15, तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 80 मिनट। यानी कि दोनों व्यक्ति कब मिलेंगे, 80 मिनट लगेंगे दोनों व्यक्तियों को एक दूसरे को मिलने में। जो हमारा कौन सा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों व्यक्ति हैं 80 मिनट बाद में एक दूसरे से क्या कर पाएंगे, मिल पाएंगे। बात समझ में आ रही है ना दोस्तों, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस वे से सॉल्व करते हैं, ताकि क्वेश्चन हैव इजी वे के अंदर हम बिल्कुल सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। रिलेटिव स्पीड आपको निकालनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 साल में 3840 और 5 साल में 3936 रुपए हो जाती है। तो आपको बताना है कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ब्याज की दर कितनी % होगी। गौर कीजिए दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं तो 4 साल के अंदर, अगर मैं बात करता हूं 4 साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये राशि कितनी हो रही है 3840 रुपए हो रही है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं 5 साल की, 5 ईयर, तो 5 साल में कितनी हो रही है 3936 रुपए हो रही है। अब दोस्तों एक काम कीजिएगा आप, यहां पे सबसे पहले डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस देखिए, 5 में से 4 घटाएंगे 1 साल। 1 साल के लिए ना तो आपको स्क्वायर रूट करना है, ठीक है, ना क्यूब रूट करना है, कुछ भी नहीं करना। सिंपल वे से आप एक काम कीजिए कि पहले वो राशि 3840 थी, अब 3936 हो जाती है। मुझे बताओ कितनी बड़ी, कितनी बड़ी होगी ये, तो हम देखो 3936 में से 3840 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 बच गया, यहाँ पे 13 में से 4 गया जो 96 बच गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अंतर 96 आ गया, तो हमें तो परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जो भी डिफरेंस आया है वो इंटू 100 इज डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है आपकी 3840, 10 से 10 कट गया, 96 और 384। ध्यान दीजिए अगर मैं 4 बार काटूंगा तो ये 4 बार कट जाएगा यहाँ से, ठीक है, 4 बार, 96 को 4 से गुणा करेंगे 384 आएगा, 2 दूनी 4 और ये कितना हो गया 2 पंजे 10, यानी कि अपने पास क्या निकल के आ गया 5/2। 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5%, क्या लिख सकते हैं 2.5%, यानी कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों वो कितना निकल के आ गया 2.5%, या जिसको हम कह सकते हैं 2.5%। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर यहाँ पे डिफरेंस 2 साल आता तो हम क्या कर देते, इसका स्क्वायर रूट कर देते, 3 साल आता तो हम इसका क्यूब रूट कर देते, 4 साल आता तो हम ये प्रक्रिया आगे कंटिन्यू जारी रखते, ठीक है ना। फिलहाल अपने को सिर्फ डिफरेंस 1 साल आया हुआ है तो हमारे को कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा आप घटा दीजिए, इस पे परसेंटेज काउंट कर दीजिए, 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दोस्तों गौर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। ये सर्किल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा 8 सेमी त्रिज्या वाले, इसकी त्रिज्या यानी कि ये जो रेडियस है, ठीक है ना, ये जो रेडियस है बने वर्ग का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए ये जो रेडियस है, अगर मैं मान लेता हूं कि इसके अंदर मैं एक वर्ग भी बना देता हूं, ठीक है ना, एक वर्ग बना देता हूं, तो सपोज दैट हमने एक वर्ग ये बना दिया, यहाँ पे हमने एक वर्ग बना दिया इस सर्किल के अंदर। अब गौर कीजिएगा इसने कहा है कि इस जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है 8 सेंटीमीटर है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दूं तो ये रेडियस ही तो होगी, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर है।
अच्छा एक चीज बताइए आप मेरे को, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं, बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देता हूं तो मुझे बताओ ये किसका काम करेगा, इसका व्यास या फिर इस वर्ग का विकर्ण? ये क्या कहलाएगा? इस वर्ग का विकर्ण कहलाएगा, वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। और दोस्तों ये क्या कहलाएगा? इस सर्किल का क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा, सॉरी डायगोनल कहलाएगा, यानी कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, डायमीटर कहलाएगा, सॉरी। तो 8 का डबल, ये पूरा कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर होगा कि नहीं? पूरा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा भाई। 8 सेंटीमीटर ये 8 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर। अब दोस्तों ध्यान रखिए, ये 16 सेंटीमीटर है, लेकिन वर्ग का विकर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना? वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है? वर्ग का विकर्ण निकालने का सूत्र होता है √2 इंटू भुजा, यही तो होता है, √2 इंटू भुजा होता है। और वर्ग का विकर्ण, ये विकर्ण ही तो है इस वर्ग का, तो ये किसके बराबर है? 16 बराबर √2 इंटू भुजा। बात समझ में आ गई? हमें तो केवल भुजा चाहिए, हमें तो केवल भुजा चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? 16 के अंदर भाग दे देंगे। हमें भुजा चाहिए तो हम क्या कर देंगे? 16 के अंदर भाग दे देंगे, किसका? √2 का। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गई? भुजा निकल के आ गई। अब इसने पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर? वर्ग का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जब हमारे पास इस वर्ग की भुजा निकल के आ गई 16 बटा √2, तो हमें पूछा क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। तो मुझे बताओ वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे हम किस प्रकार से? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। और भुजा का मान कितना है? 16 बटा √2। तो हमें क्या करना है? 16 बटा √2 का क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब ये चीजें दो बार लिखी जाएंगी, 16 इंटू 16, और यहाँ पे √2 इंटू √2। तो ध्यान दीजिए 16 इंटू 16 बटे √2 को √2 से गुणा करेंगे 2, 2 से 1 कटा 8 बार, 16 को 8 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 188 वर्ग सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, बेसिक से लेके चलना है क्वेश्चन को, जब तक आपके बेसिक पकड़ में नहीं आएगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। बात समझ में आ गई? इतनी लंबी कैलकुलेशन सिर्फ आपको समझाने के लिए की है। जब आप इस प्रकार के एक दो क्वेश्चन निकाल चुके होंगे तब आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि 8 का डबल 16 होता है, जो √2a के बराबर होता है, √2 इंटू भुजा के बराबर होता है। हमें खाली भुजा चाहिए तो 16 अपॉन √2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? यहां से जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16 बटा √2 का होल स्क्वायर कर देना है, तो 2 बार गुणा करेंगे तो आपके पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 128 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप दैट ये क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। इसका परिमाप 80 है, तो आपको बताना है कि इसकी चौड़ाई कितने मीटर होगी। दोस्तों ये जो लंबाई और चौड़ाई दी गई है, ये सिर्फ आपको एक अनुपात दिया गया है। तो अगर मैं मान लूं कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, इन दोनों का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है दोस्तों? 3:2 दिया हुआ है। बात समझ में आ गई? ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है दोस्तों, तो हम मान लेते हैं कि ये लंबाई है कुछ ना कुछ रही होगी, ये 3x है और ये 2x है। अब अगर हम बात करते हैं किसका? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने का जो सूत्र होता है, आयत का परिमाप या पैरामीटर निकालने का जो सूत्र होता है दोस्तों, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है, ठीक है ना? अब आयत का परिमाप देखिए, परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है, तो 80 बराबर 2 इंटू लंबाई कितनी मानी है अपन ने? 3x, प्लस चौड़ाई कितनी मानी है? 2x। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये कटा 40 बार, यानी कि 40 बराबर किसके हुआ? 3 और 2 5x के। हमें तो खाली x का मान चाहिए, तो 5 का इसमें भाग लगेगा, यानी कि 40 बटा 5, यानी कि कितना आ गया? 8। x की वैल्यू जब हमारे पास 8 निकल के आ गई है, तो ध्यान दीजिए इसने पूछा है चौड़ाई। अब मुझे बताओ चौड़ाई हमने क्या मानी थी? चौड़ाई हमने मानी थी 2x। तो 2 को हम किससे गुणा कर देंगे? x की वैल्यू 8 से गुणा कर देंगे, तो 8 दूनी कितना आ जाएगा? 16 सेंटीमीटर आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। 16 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों इसका शॉर्टकट भी साथ में देख लीजिए आप, ठीक है ना? इस क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है उसको भी आप गौर करके देख लीजिए। एक्चुअल में कहा गया है परिमाप 80 है। मुझे बताओ जब लंबाई 2 बार काउंट होगी, चौड़ाई 2 बार काउंट होगी, तो इसका मतलब
जो परिमाप है वो कहीं ना कहीं पे आधा हो जाएगा, परिमाप कहीं ना कहीं पे आधा हो जाएगा। तो 80 का आधा कितना होता है 40, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3:2। ये तो है आपके पास लंबाई, ये है आपके पास चौड़ाई। बताओ यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, 3 और 2 5, लेकिन एक्चुअल में कितना हो रहा है, 80 का आधा कितना हो गया 40, मतलब कितना गुना है 8 गुना। तो यहां से भी हम इसको 8 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट फिनिश होगा किस पे, 16 सेंटीमीटर के ऊपर। 16 सेंटीमीटर की क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। अगर सपोज दैट क्वेश्चन में लंबाई पूछा होता तो हम क्या कर देते, 8 को 3 से, 8 या 24 सेंटीमीटर हो जाता, ठीक है ना। क्षेत्रफल भी पूछा जा सकता है तो लंबाई को चौड़ाई से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है ना दोस्तों। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी घन के आयतन का उस गोले जो घन में ठीक आएगा के आयतन से अनुपात कितना होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी जीडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। किसी घन का आयतन का, दोस्तों अगर मैं बात करता हूं एक घन की, ठीक है ना, तो हम एक घन बना लेते हैं, हम एक घन बना लेते हैं। देखिए घन किस प्रकार से बनाएंगे, हमारे पास ये एक घन है, ठीक है ना, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। अब गौर कीजिएगा, हमारे पास एक घन है, इस घन में हमें क्या रखना है, एक गोला रखना है, ठीक है ना। गोला को कैसा होता है, ठोस होता है। हमने ये गोला यहाँ पे रख लिया, इसकी परिधि को टच करता हुआ। ये बात समझ में आ गई। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे मान के चलता हूं कि जो हमारे पास जो घन था, इसकी भुजा हमारे पास a सेंटीमीटर थी, ऐसा हम मान लेते हैं। तो मुझे बताओ इसके सेंटर पॉइंट से यहां तक की दूरी, इस गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी। भाई ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर ही तो है, तो हमें तो केवल ये चाहिए, तो ये क्या हो जाएगी, a/2 हो जाएगी कि नहीं, बताओ आप। अगर हम आगे की बात करते हैं तो हमारे पास गोले की त्रिज्या भी आ चुकी है और घन के लिए भुजा भी आ चुकी है। हमें पूछा है आयतन, तो उस घन के आयतन का, तो यहां पे हम लेते हैं घन का आयतन, यहां पे लेते हैं हम घन का आयतन, और एक तरफ ले लेते हैं हम गोले का आयतन। गोले का आयतन दोनों का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। बात समझ में आ गई, रेशियो निकालना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, और गोले का आयतन क्या होता है, 4/3, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, यही तो होता है। अब ध्यान दीजिए, इसकी भुजा हमने कितनी मानी थी, इसकी भुजा हमने कितनी मानी थी, a मानी थी, तो ये हो जाएगा a क्यूब, ठीक है ना, अनुपात। आगे देखो 4/3 पाई r, बताओ मुझे गोले की जो त्रिज्या है वो कितनी है, a/2। तो a/2 का जब हम क्या करेंगे, a/2 का जब हम क्यूब करेंगे, a/2 का हम जो क्यूब करेंगे दोस्तों, तो ये तो कितना आ जाएगा a क्यूब, ये तो कितना आ जाएगा a क्यूब आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। अनुपात यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे क्या आएगा, ये 4/3 पाई इंटू a को 3 बार गुणा करेंगे तो मतलब a क्यूब बटा, और 2 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। बात समझ में आ गई। तो ध्यान दीजिए, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल हुआ, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, कुल मिला के इधर क्या बचा 1, और इधर क्या बचा पाई बटे 3 दूनी 6, 6 को इधर ले आओ तो 6 अनुपात क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है, हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, 6:पाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर याद रखिएगा इसका, ठीक है ना। आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन के क्या याद रखने हैं, आंसर याद रखने हैं। प्रक्रिया अगर आप याद रख लो तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार है दोस्तों। तो 6:पाई ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि tan थीटा इंटू cos 60 डिग्री का मान दिया हुआ है 3√3/2, तो आपको निकालना है sin थीटा माइनस 15 डिग्री का मान कितना होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें थीटा का मान निकालना होगा। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, tan थीटा इंटू आपको दिया हुआ है cos 60 डिग्री बराबर दिया हुआ है √3/2। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, cos 60 का मान कितने डिग्री होता है। तो cos 60 का मान अगर हम सारणी में चेक करेंगे ना दोस्तों, तो cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर किसके होगा, √3/2 के। हमें तो केवल tan थीटा चाहिए, tan थीटा चाहिए, तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 गुणा में है, इधर आकर के भाग लगेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो √3/2 इंटू 1/2 से ये क्या बन जाएगा, 2/1, 2 से 2 कैंसिल हुआ और कितना बना, √3। तो मुझे बताओ tan थीटा का मान √3 कब होता है,
है जब थीटा का मान कितना हो दोस्तों, 60 डिग्री हो। जब थीटा का मान 60 डिग्री होगा तब tan 60 का मान कितना रखेंगे हम, √3 रखेंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है दोस्तों कि आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी निकाली, 60 डिग्री निकाली। तो हमें तो निकालना है क्या, साइन थीटा माइनस 15 डिग्री, बताओ यही तो निकालना है। और थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, बताओ कितना होगा, 45 डिग्री। यानी कि साइन 45 डिग्री और साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा 1/√2। क्लियर है चीजें, किस प्रकार से वैल्यू निकाली है, क्या क्या दिया हुआ है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हल्का फुल्का मूवमेंट होके क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का माप का अनुपात है 1 2 3 4। आप मुझे बताओ कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। कोई भी चतुर्भुज है दोस्तों, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग कितने डिग्री होता है दोस्तों, 360 डिग्री होता है। सभी के सभी इसको बढ़िया तरीके से जानते हो। अब हमें देखो अनुपात कितना दिया हुआ है, 1:2:3:4। अच्छा मुझे बताओ टोटल अनुपातों का योग कितना हो रहा है, टोटल अनुपातों 4 3 7 और 2 और 4 3 7 और 2 9 और 1 10 हो रहा है। अनुपातों का योग 10 हो रहा है, लेकिन वास्तव के अंदर ये किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। मतलब कितना गुना होगा दोस्तों, 36 गुना होगा। हमें क्या पूछा गया है, सबसे छोटे कोण की माप। तो मुझे बताओ सबसे छोटे कोण का रेशो कितना है, सबसे छोटे कोण का रेशो कितना है, 1। तो 1 को हम क्या कर देंगे, 36 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, 36 डिग्री। यानी कि सबसे जो छोटा एंगल है वो कितने डिग्री का होगा दोस्तों, 36 डिग्री का होगा। बात समझ पाए कि नहीं, सबसे छोटा एंगल कितने डिग्री का होना है, 36 डिग्री का होना है, ये सबसे छोटा एंगल हो जाएगा। अगर सबसे बड़ा पूछा होता तो हम 36 को किससे गुणा कर देते भाई, 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है ना। 36 को 4 से गुणा कर देते तो वो सबसे बड़ा एंगल आ जाता। चलो आगे देखो, बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है और एंगल सी अपने को फाइंड आउट करना है। गौर कीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के ऊपर। हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये अपने को दिया हुआ है x, ये अपने को दिया हुआ है 2x। और क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब दो भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती हैं, जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती है तो इनके सामने के कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का ये, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 2x है तो ये भी कितना डिग्री होगा, 2x का होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितने डिग्री होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो x + 2x + 2x बराबर किसके होगा, 180 डिग्री के। तो 2 2 4 और 1 5x, ये किसके बराबर होगा, 180 के। तो खाली x का मान कितना होगा, 180/5, यानी कि कितना आ गया अपने पास, 5 3 15 और 5 6 30, 36 डिग्री आ गया। x का मान जब आपके पास 36 आया तो एंगल c पूछा है, और एंगल c हमने क्या माना है, 2x। तो 2x में जो x का मान रख देंगे 36, तो आपके पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 डिग्री। यानी कि जो एंगल c है वो कितने डिग्री का आएगा, 72 डिग्री का आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है, समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए आपके पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। √3 बराबर दिया हुआ है 1.732 और √2 बराबर दिया हुआ है 1.414। आपको वैल्यू निकालनी है 1/√3 + √2, ठीक है ना। यानी कि 1/√3 + √2 का हमें वैल्यू निकालना है। अच्छा एक काम करते हैं दोस्तों, इसका हम करते हैं प्रमेयीकरण। इसका हम करते हैं क्या, प्रमेयीकरण। और प्रमेयीकरण का मतलब क्या होता है, प्रमेयीकरण का मतलब होता है कि आपको नीचे से क्या है, अंडर रूट की वैल्यू को रिमूव करना है। और रिमूव कैसे करेंगे, इसका अपोजिट साइन लेकर के आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। यानी कि 1/√3 + √2, और इसका अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, √3 - √2 अपॉन √3 - √2। तो ऊपर तो अपने पास क्या बच गया, √3 - √2, और नीचे क्या बच गया दोस्तों, देखो a + b a - b का फॉर्मेट बना, मतलब a² - b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 2, यानी 3 में से 2 घटाएंगे 1, और 1 को आप किसी में भी भाग दीजिए,
1 का आप किसी में भी भाग दीजिए, हमेशा वही नंबर आएगा, √3 माइनस √2। और √3 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1.732। इसमें से हम घटा देंगे 1.414। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर बनेगा, 12 में से 4 गया 8, इधर 2 में से 1 गया 1, इधर देखो 7 में से 4 गया 3, पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0.318 आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। दोस्तों ऐसे नहीं करना है कि कहीं आप √3 प्लस √2 का वैल्यू यहां पे रख के फिर भाग दे रहे हो, भाग नहीं दिया जाएगा। तो जब तक आपको रेशनलाइजेशन नहीं आता तब तक इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है, एक तो नीचे से रूट हटाना, दूसरा अपोजिट साइन लेकर के ऊपर नीचे गुणा कर देना। भाई इससे कट जाएगा तो इसके मान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा करने से हमारी कैलकुलेशन है वो बहुत हद तक क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। चलो अगला क्वेश्चन देखिए और लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। 0.4 का वर्गमूल बताइए जिसके ऊपर बार लगी हुई है। अच्छा 0.4 की बार का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। मुझे एक चीज बताओ, 0.4 की बार का मतलब क्या होता है, 4/9 होता है कि नहीं, इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कि मैं कहूं कि √4/√9। √4 का मान कितना होता है 2, और √9 का मान कितना होता है 3। जब आप दोस्तों 2 में 3 का भाग दोगे तो आएगा 0.666666 इन्फिनिटी तक। और दोस्तों बार बार रिपीटेशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, हम बार लगा देते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 0.6 की बार। 0.6 की बार इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा दोस्तों, आंसर बन जाएगा। तो दोस्तों आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो हमने इस प्रकार से सॉल्व किए। आई होप दैट कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन स्टैंडर्ड के लगे होंगे, मजा आया होगा क्वेश्चन को निकालने में। इन पे बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो बहुत हद तक आपकी जो मैथमेटिक्स है वो इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है ना दोस्तों, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके जीडी में ही काम आए। आप कोई सा भी एग्जाम दीजिए, कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दीजिए, तो वहां पे ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आई होप दैट कि आज की क्लास को आपने काफी एंजॉय किया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में हम यहाँ पे आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, गुड बाय।